हमारा पहला प्रश्न है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था? राज्य का सातवां अंग कौन सा था? क्या जनपद, ठीक है, क्या दुर्ग होगा, क्या मित्र होगा या कोश होगा? इसका सही आंसर क्या होगा ये हमको बताना है आप लोग को। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा मेरे दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा मित्र। इसका जो सही आंसर होगा ये मित्र होगा। अब आइए इसके थोड़ा डिस्क्रिप्शन को हम लोग समझ लेते हैं कि मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का ये सातवां अंग हुआ करता था, ठीक है ना। और जो है मित्र को, ठीक है, मित्र को यहाँ पे कहा गया है राजा का कान, ठीक है ना। यहाँ पे राजा का कान कहा गया है मित्र को। ये बात कर रहे हैं हम लोग मौर्य काल की, ठीक है ना। तो मौर्य काल की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। आगे इसकी हम और बात करेंगे। चलिए, बहुत लेट हो गया, थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? पहला ऑप्शन है आर्थिक जीवन, दूसरा राजनीतिक जीवन, तीसरा सामाजिक जीवन, चौथा धार्मिक जीवन। आप लोग कमेंट में बताएंगे ABCD कौन होगा इसका आंसर, ठीक है। जल्दी से कमेंट करेंगे इस पे। जो भी देख रहे हैं इसको कमेंट करेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक जीव नीतियों पर, सामाजिक जीवन पर या धार्मिक जीवन पर? इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए, इसका आंसर नहीं आ रहा है तो ऐसे में थोड़ा विलम्ब हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोग जल्दी से फटाफट इसका आंसर देंगे, ठीक है। आप लोग जितने भी देख रहे हैं इसका आप लोग आंसर देंगे, क्योंकि लाइव में यही फायदे होते हैं आप लोग को। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार किस पहलू पर प्रकाश डाला जाता है? तो ये प्रकाश डाला जाता है आप लोगों को, ठीक है ना, राजनीतिक नीतियों पर। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा था यह राजनीतिक नीतियों पर आधारित था। इसमें जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की इसमें बहुत सारी बातों का ज्ञान होता है। और ये जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र सिर्फ एक ऐतिहासिक ग्रंथ ही नहीं है, ठीक है ना, ये राजनीतिक शास्त्र का एक जो है अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। और ऐसे में ये जो है राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डालता है, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डालता है, ठीक है। अनिकेत तुम लाइव इसमें रहना पूरा, ठीक है। गोलू को भी बोलो वो लाइव रहेगा, ठीक है। अनिकेत तुम इस बात पे ध्यान रखो, पूरा लाइव रहना। चलो अगला प्रश्न। लगभग 60 से 70 प्रश्न हैं और इसमें समझाएंगे भी, पूरे लाइव पे इसका आंसर देना है। दूसरा है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, ठीक है। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? क्या कालिदास द्वारा लिखित मालविकाग्निमित्रम, या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, या वात्स्यायन का कामसूत्र, या तिरुवल्लुवर का तिरुकुरम? इसका कौन सा सही आंसर होगा? इसका आंसर जल्दी से जल्दी मतलब। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा, निकेत कहाँ चले गए? इसका जो सही आंसर होगा मैकियावेली का जो प्रिंस है, ठीक है ना, ये
कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना उससे की जाती है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न पे हम लोग आए। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? किसके का शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? डिमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और कनिष्क। ठीक है, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और कनिष्क में इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बिंदुसार। बिंदुसार जो है इसी के शासनकाल में डिमेकस भारत आता है। थोड़ा सा इसका हम डिस्क्रिप्शन समझ लेंगे कि यहाँ पे एक, ठीक है ना, यहाँ पे एक होता है जिनका नाम होता है स्ट्रैबो। ये स्ट्रैबो के अनुसार, एक इतिहासकार है स्ट्रैबो, इसके अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने, ठीक है ना, डिमेकस को किसने भेजा था? एंटियोकस ने। एक नाम लिखते हैं। तो डिमेकस को एंटियोकस ने भेजा हुआ था अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के राजसभा में, ठीक है। और ये जो है बाद में मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। जब मेगास्थनीज यहाँ से चला जाता है, मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज के बाद ये एंटियोकस इसको जो है डिमेकस को भेजते हैं बिंदुसार की राजदरबार में। आगे आया जाए। अब बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही आंसर क्या होगा? क्या बुद्ध की सामंत पसादिका में, या कौटिल्य के अर्थशास्त्र, या अष्टाध्यायी, या महाभाष्य? क्या होगा? बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बुद्ध घोष की सामंत पसादिका। बुद्ध घोष की सामंत पसादिका में, ठीक है ना। तो बिंदुसार के शासनकाल में, ठीक है ना, क्या होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने क्या करता है कि अशोक ने अवंती महाजनपद को जीत लेता है और मौर्य साम्राज्य में यहाँ मिला लेता है। और इसका जो उल्लेख है बुद्ध घोष की, ठीक है ना, बुद्ध घोष की सामंत पसादिका में मिलता है। और इसके साथ ही कि ये दिव्यावदान से, हम लोग यहाँ पे थोड़ा याद रखेंगे, दिव्यावदान, ठीक है ना। तो दिव्यावदान से ये हमें पता चलता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती और इसी को बोलते थे, ठीक है ना, इसी को बोलते थे, अवंती को ही बोला जाता था उज्जैनी। क्या? अवंती को ही बोला जाता था उज्जैनी। तो इसका उपराजा बनाया गया था, उपराजा, या इसको बोल सकते हैं कि वायसराय बनाया गया था। और बुद्ध के काल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। जनपदों की संख्या कितनी हो गई? ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगी जनपद की संख्या यहाँ पे 16 है, उसमें से अवंती एक है। यह जो महाजनपद था कहाँ पे था? तो मालवा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में था? मालवा के क्षेत्र में था। इसके साथ ही इसके, ठीक है ना, इसके दो भाग हैं, उज्जैनी के दो भाग हैं, ठीक है ना, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। अवंती के कितने भाग हैं? दो, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी में उज्जैनी का राजधानी आता है और दक्षिणी में अवंती, जिसकी राजधानी महिष्मती भी थी।
ये दो हो जाएंगे। अगला प्रश्न पे आएंगे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस चीज का बना था? ईंटों का बना था कि लकड़ी का बना था या पत्थर का या मिट्टी का, किसका बना हुआ था? ये हम आप लोग को बताना है। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल बना हुआ था वह लकड़ी का बना हुआ था। आप लोग यहाँ पे थोड़ा इसका आंसर आप लोग टाइप करेंगे। ये तो बिहार के पटना में ही, ठीक है ना, बिहार के पटना में ही पाटलिपुत्र के निकट जो है यहाँ पे लकड़ी का बना हुआ इसका महल है, ठीक है। और पाटलिपुत्र के निकट, पाटलिपुत्र के ही निकट, पाटलिपुत्र के ही निकट एक जगह था बुलंदी बाग, ठीक है, बुलंदी बाग। और यहीं पे एक और जगह है, ठीक है ना, कुम्हरार। तो इसमें खुदाई की गई तो देखा गया कि मौर्य काल की लकड़ी से बना हुआ एक विशाल भवन का अवशेष प्रकाश में आता है। और इसको लाने का जो श्रेय जाता है कि किसने इसकी खुदाई की, ठीक है। तो यहाँ पे जो उत्खनन करता थे, उत्खनन उत्खननकर्ता जो थे, एक नाम है स्पूनर, ठीक है। तो स्पूनर महोदय ने इसको प्रकाश में लाया और बुलंदी बाग से नगर के परकोटे में अवशेष और कुम्हरार से जो भवन था, विशाल भवन, उसका अवशेष प्राप्त होता है। किस प्राचीन नगर के विशेष अवशेष जो है कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? किसके? वैशाली, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र और श्रावस्ती। किस प्राचीन नगर से कुम्हरार स्थल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये जो प्रश्न है, ठीक है ना, ये जो प्रश्न है यूपी पीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया था, ठीक है ना। ये प्रश्न जो है यूपी पीसीएस 2011 के मेंस में पूछा गया था कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं। पहला है वैशाली, 2 पाटलिपुत्र, 3 कपिलवस्तु, 4 श्रावस्ती। तो इसका जो सही आंसर है वो है, ठीक है, पाटलिपुत्र। अभी अभी मैंने बताया कि बुलंदी बाग और कुम्हरार जो है ये दोनों के दोनों पाटलिपुत्र के पास ही स्थित है। और इसी से जो है मौर्य साम्राज्य का एक लकड़ी का बना हुआ अवशेष जो है प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है, स्थान था कहाँ का? कपिलवस्तु का, श्रावस्ती का या पाटलिपुत्र का या वाराणसी का? ये जो है यूपी पीसीएस जो है सप्लीमेंट्री मेंस एग्जाम में पूछा गया था 2008 के अंदर। तो मैं इसको इसलिए डाला कि जितने भी यहाँ पे जो प्रश्न मैं आप लोग को दे रहा हूँ ये सभी किसी ना किसी एग्जाम्स के जो है टॉप लेवल्स के जितने एग्जाम है वो सभी उसके पूछे हुए हैं। इसलिए आप इन सबों को अगर देख रहे हैं तो पूरा के पूरा गौर करके देखिए ताकि आपको पूरा फायदा भी हो, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग सभी का चर्चा करेंगे। तो प्रश्न है बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कहाँ का? कपिलवस्तु का, श्रावस्ती का, पाटलिपुत्र का या वाराणसी का? जो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है ना, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पाटलिपुत्र। अभी अभी हमने चर्चा किया कि बुलंदी बाग और कुम्हरार जो है इसकी खुदाई स्पूनर ने की थी और इसी में जो है एक जगह मौर्य साम्राज्य का लकड़ी से बना हुआ एक विशाल राजप्रसाद यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न,
ठीक है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। ठीक है। हेलो। इसमें से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त ने या कुणाल ने? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ठीक है। आइए थोड़ा हम समझते हैं। दक्कन का मतलब हो गया, दक्कन का जो मतलब हो गया वह हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दक्कन का मतलब हो गया दक्षिण भारत का क्षेत्र। ठीक है ना। तो दक्षिण भारत की विजय इसने की थी और इसके संदर्भ में, इसके संदर्भ में अशोक के जितने भी अभिलेख मिलते हैं, जैन एवं तमिल साक्ष्य से ये सब जानकारी प्राप्त होती है कि दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक ने, ठीक है, अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। किंतु अशोक का जो एकमात्र एक है कलिंग विजय ही थी, जो कि थोड़ी सी दक्षिण की तरफ ये जाती है। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण विजय का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य को ही दिया जाता है इतिहास में। और बिंदुसार की विजय जो है, अगर बिंदुसार की विजय की बात करें तो इसने जितने भी विजय प्राप्त किए हैं उसका कोई उचित साक्ष्य नहीं मिल पाता है, जिससे कि ये स्थिति बनती है कि इसके जितने भी विजय 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 की गई स्थल है वो सभी संदिग्ध हैं। ठीक है ना। एवं इतिहासकार जो है उस विजेता के रूप में उसे याद नहीं करते हैं। ठीक है। जैन के और तमिल जो साक्ष्य है यहाँ इतिहास के अंदर, जो तमिल साक्ष्य है, जैन साक्ष्य है, इनमें चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि की जाती है। ठीक है। इसमें दक्षिण विजय की पुष्टि की जाती है। आइए आगे देखते हैं। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता हुआ था। राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। ठीक है। तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। ठीक है ना। तो ये कौन सा प्रमाण है जिससे ये पता चले कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम में था? क्या कलिंग का अभिलेख, क्या अशोक का गिरनार अभिलेख, या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, या अशोक का सोपारा अभिलेख? इसमें आप बताएं कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, इससे यह पता चले। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सी, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब जूनागढ़ कहाँ है? तो ये जूनागढ़ जो है गुजरात में पड़ता है। कहाँ? गुजरात में। गुजरात के अंदर जो है जूनागढ़ पड़ता है। तो यहाँ पे 150 ईस्वी का एक, ठीक है ना, क्या 150 ईस्वी का रुद्रदामन का एक अभिलेख मिलता है। रुद्र दामन का एक शिलालेख जो होता है प्राप्त होता है यहाँ से। ठीक है। जिसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतीय राज्यपाल, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का एक प्रांतीय राज्यपाल था।
पुष्यगुप्त। इस पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह हमें पता चलता है कि भारत पर पश्चिम भाग पर मौर्य साम्राज्य शामिल थे। अगला प्रश्न, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है कि किससे प्रमाणित होता है? ग्रीक विवरणों से, या रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, या जैन परंपरा से, या अशोक के स्तंभलेख द्वितीय से। ठीक है ना, किससे ये प्राप्त होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह होगा रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। ठीक है ना। अगला प्रश्न, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, ठीक है ना, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो इसको जो हराया था, ठीक है ना, वह था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इसको हराया था, सेल्यूकस को। सेल्यूकस का जो पूरा नाम है, इसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। ठीक है ना। तो सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसी समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसकी आ, ठीक है ना, सेल्यूकस निकेटर जो है हारने के बाद से मेगास्थनीज को यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है राजदूत के रूप में। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस साल पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो क्या वो 317 ईसा पूर्व था, 315 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, या 305 ईसा पूर्व? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 305 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया हुआ था। अगला प्रश्न, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? क्या इसका आंसर होगा अशोक, रणजीत सिंह, अकबर, शिवाजी? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अशोक। क्या होगा? अशोक। अशोक ने ही अपनी प्रजा के लिए विशाल समूह को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा जो है एक व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन ये करता है जिसका पालन आसानी से सब लोग कर सके। ठीक है ना। और अशोक का जो धर्म था यह सदाचार का धर्म था। ठीक है ना। इसमें ऐसे नैतिक नियम थे जिसका जो है संप्रदाय विशेष के किसी भी लोग से ये संबंध नहीं रखता था, और जो मानवता के कल्याण के लिए ये सब घोषित किए गए थे। तो सहिष्णुता और उदारता जो है उसके त्रिविध आयाम थे। किसके? अशोक के। क्या था ये इसका त्रिविध आयाम था। त्रिविध आयाम था। ठीक है ना। किसको लाया? धम को लाया। धम क्या था? किसी भी समाज विशेष से कोई एक संबंध नहीं रखता था। ठीक है ना। वह सबके लिए चाहता था कि यहाँ पे सबका कल्याण हो। सबके कल्याण की इसमें बात की गई है। अगला प्रश्न, कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? बताना है। अफगानिस्तान, श्रीलंका, बिहार, कलिंग। तो अशोक का जो क्षेत्र था, आप देखेंगे कि अशोक जो है सबसे जो है बिहार में ही इसका होता है मगध वगैरह। ठीक है ना। कलिंग पे तो ये विजय प्राप्त करता ही करता है। इसके साथ साथ इसका क्षेत्र जो है अफगानिस्तान के क्षेत्रों में भी है। तो ऐसे में श्रीलंका जो है इसके अशोक के साम्राज्य से बाहर होता है। ठीक है ना। और ये किससे प्राप्त होता है? अशोक के दूसरा शिलालेख से। क्या? ये अशोक के दूसरे शिलालेख से ये सब जानकारी मिलती है कि भारत में अशोक का अधिकार जो है, आप जानते हैं कहाँ कहाँ तक था? इसका अधिकार था चोल साम्राज्य तक। ठीक है ना। पांड्य साम्राज्य तक। उसके साथ साथ एक और नाम आता है
सतीयपुत्र, यहाँ भी था इसका। फिर उसके बाद से एक और नाम आता है केरल पुत्र, केरल पुत्र, ठीक है। इसके साथ साथ ताम्र, ठीक है ना, पर्णी। तो इन सभी जगहों पे इसका अधिकार हुआ करता था। तो ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा गलती कर दिया, कि मैंने थोड़ा गलती बोल दिया कि चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल, ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी ये जो है श्रीलंका का है, ठीक है ना। तो इन सभी क्षेत्रों को छोड़कर लगभग लगभग सभी सभी क्षेत्रों पर अशोक का अधिकार था, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तृतीय, ठीक है ना, तृतीय मुख्य अभिलेख में, या नवम मुख्य अभिलेख में, द्वितीय में, या प्रथम स्तंभ लेख में, ठीक है ना। इसमें से किसमें, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो ये जो है अशोक का द्वितीय मुख्य शिलालेख से, ठीक है ना, अशोक का द्वितीय मुख्य शिलालेख से ये पता चलता है कि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख इसमें हुआ है, द्वितीय शिलालेख में। अशोक के अभिलेख को अगर हम बांटना चाहें तो हम इसे तीन भाग में बांट सकते हैं। क्या? अशोक के शिलालेख को तीन भागों में हम लोग बांट सकते हैं। और ये तीन भाग जो है इसे हम बोल सकते हैं कि एक ये लिखवाता है शिलालेख, ठीक है ना। दूसरा जो है स्तंभ लेख, इसको नहीं लिखेंगे, स्तंभ लेख। और उसके बाद से है गुहा लेख। ये तीन तरह के जो है अशोक ने लेख लिखवाए हुए थे। आगे आइए। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण करवाया था किसने? ठीक है ना। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था किसने? अशोक ने, भगवान महावीर ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, धनवंतरी ने। किसने करवाया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अशोक। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था अशोक ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? शुरू शुरू में जो था अशोक हिंदू धर्म के थे। बाद में जो है जब कलिंग विजय होता है, कलिंग में इतना खून खराबा होता है, बहुत लोग मरते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में इनका जो है देखकर हृदय पिघल जाता है। उसके बाद से जो है यह लड़ाई का रास्ता छोड़ के, युद्ध का रास्ता छोड़ के जो है शांति का रास्ता अपनाते हैं, और इस शांति में, ठीक है ना, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? क्या इसका प्रमाण जो है उसकी तीर्थ यात्रा है, या उसके मोक्ष में विश्वास था, या देवनाम प्रिय की उपाधि था, या पशु चिकित्सालय चिकित्सालय खोले जाने का ये था? इसमें से चारों ऑप्शन में से क्या होगा? ठीक है ना। तो अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका जो प्रमाण है मिलता है उसके देवनाम प्रिय की उपाधि से। वह जो है अशोक देवनाम प्रिय का जो है उपाधि लेता है। अशोक जो है 272 ईसा पूर्व में कब बैठता है? 272 ईसा पूर्व में, 272 ईसा पूर्व में ये मगध की गद्दी पर बैठता है। मगध के, ठीक है ना, राज सिंहासन पर ये बैठता है, राज सिंहासन पर बैठता है। और 269 ईसा पूर्व के जो होता है इसका, 269 ईसा पूर्व में लगभग उसका राज्याभिषेक हुआ। मतलब सिंहासन पर बैठता है यहाँ 272 में, और उसका राज्याभिषेक हो जाता है 269 में ही। वह ईसा पूर्व की बात हो रही है, ठीक है ना, ईसा मसीह के
जन्म से पहले की बात हो रही है। और ऐसे में हम अगर उसके सारे अभिलेखों को पढ़े तो सारे अभिलेखों में इसका नाम क्या मिलता है? देवनाम प्रिय। क्या मिलता है? देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय जो होता है, ठीक है ना, इसका अर्थ क्या होता है? देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। देवनाम प्रिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। इससे पता चलता है कि यह जो नाम है यह हिंदू धर्म से संबंधित है, और हिंदू धर्म में उसकी आस्था का थोड़ा मोड़ा संकेत भी यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आइए। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग देखेंगे, ठीक है ना, तो दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश, ठीक है ना, इसी के अनुसार पता चलता है कि, ठीक है ना, इसी के अनुसार ये एक स्रोत है। आप लोग याद रखें कि दीपवंश और महावंश क्या है? ये स्रोत है। तो इससे पता चलता है कि अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति हुआ था। और ये जो है सिहली, याद रखेंगे, सिहली जो अनुश्रुतियां हैं, ठीक है ना, सिहली अनुश्रुतियों, तो यही जो है सिहली अनुश्रुतियों, जो कि दीपवंश और महावंश ये दोनों है, इसी के अनुसार जो है अशोक के राज्यकाल में क्या हुआ था? अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में, अशोक के राज्यकाल में कहाँ हुआ था बौद्ध संगीति? पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। कौन सा था ये? थर्ड था। ये कौन सा था? थर्ड था। तो इसमें जो होता है तृतीय बौद्ध संगीति होती है, और इसके जो अध्यक्ष है वो थे मोगलीपुत्र तिष। मोगली पुत्र तिष। ठीक है। चलिए आप लोग को जो है एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि सारी बौद्ध संगीतियाँ कैसे आप लोग याद रखेंगे। सभी बौद्ध संगीतियों को कैसे याद रखेंगे, मैं यहाँ पे आप लोग को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोग जो है, ठीक है ना, सन याद कर लेंगे। तो मैं अभी जो है सन आपको अगले बार चर्चा करके बता दूंगा। मैं आप लोग बता रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है ना, स्थान कहाँ था? ठीक है, स्थान क्या था? स्थान। यहाँ पे से मान लेते हैं कि ये पहली बौद्ध संगीति हो गया, दूसरी बौद्ध संगीति हो गया, तीसरी बौद्ध संगीति हो गया, चतुर्थ बौद्ध संगीति। चार चार यहाँ पे जो है बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। स्थान हो गया, इसका अध्यक्ष, ठीक है, और इसका जो है किसके शासन काल में हुआ था? ठीक है ना। तो हम थोड़ा अध्यक्ष के भी थोड़ा हम अगर स्किप करें, बाद में इसकी चर्चा करेंगे फिर से। तो इसका जो है आर भी पी के एम एस एम वी, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखेंगे, और यहाँ पे आएंगे लिखेंगे आजा काला अशोक। आजा काला अशोक। तो इससे हम याद रखेंगे आर से राजगृह, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडल वन कश्मीर है, ठीक है ना। ठीक है, याद रहेगा ना। तो यहाँ जो है कुंडल वन कश्मीर में है, यहाँ पे हुआ था। अब आइए इसके बाद से थोड़ा हम लोग एक और चीज समझ ले। इसके किसके किसके शासनकाल में ही हुआ था आजा, आजा से हो जाएगा अजात शत्रु, काला से कालाशोक, अशोक कनिष्क,
याद रहेगा ना? तो ऐसे ही याद रखेंगे, आर भी पी के एम एस एम भी, आर भी पी के एम एस एम भी, और उसके बाद से आजा काला अशोक। तो आजा से अजात शत्रु, का से कालाशोक, और उसके बाद से अशोक, उसके बाद कनिष्क। अब ये जो होता है समय, इसका समय क्या था, कब कब ये हुआ था, किस किस समय में ये हुआ था? तो यहाँ पे समय है आपका, समय को देखेंगे तो प्रथम बौद्ध संगीत जो है 483, नीचे वाला दूसरा 383, उसके बाद 251, और उसके बाद प्रथम। ठीक है ना? प्रथम का मतलब यह है प्रथम शताब्दी, क्या, प्रथम शताब्दी इसको बोलेंगे। और ये जो है सभी ईसा पूर्व में है, क्या है, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, सभी ईसा पूर्व में हुआ था, बस अंतिम नहीं हुआ था। ठीक है ना? अंतिम वाला शताब्दी में हुआ, पहली शताब्दी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ हम थोड़ा चलेंगे। हम जो है यहाँ पे बताएंगे कि कौन कौन उसका अध्यक्ष था। आगे है प्रश्न, उसमें हम चर्चा करेंगे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किन नगर में आयोजित की गई थी? तो अभी अभी हमने बताया कि ये जो था पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे किसके? कौन कौन से शासक थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? कौन कौन से शासक थे जो बौद्ध धर्म को मानने वालों में से थे? तो आपको अभी अभी हमने बताया कि यहाँ पे अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानता है, और इसके साथ ही साथ इसका जो एक बोलेंगे पौत्र था, पौत्र पोता दशरथ, वो भी इसको मानता है। तो मौर्य शासकों में अशोक था और उसका पोता था दशरथ, ये दोनों बौद्ध धर्म को मानते थे, उसके अनुयायी थे। ठीक है ना? और दशरथ भी जो है अशोक की तरह, दशरथ भी जो है अशोक की तरह ये देवानाम, ठीक है ना, पिय, देवनाम पिय का ये उपाधि धारण करता है। आइए अगला प्रश्न, रज्जुक कौन थे? रज्जुक क्या चोल राज्य में व्यापारी थे, चोल राज्य में व्यापारी थे, या मौर्य शासन में अधिकारी थे, या गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग थे, या शक सेना के अधिकारी थे, क्या थे? ठीक है, तो रज्जुक जो थे ये मूल रूप से मौर्य शासन में अधिकारी हुआ करते थे। मौर्य शासन में क्या हुआ करते थे? अधिकारी। तो अशोक के अभिलेखों में पता भी चलता है कि रज्जुक हुआ करते थे। तो अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नाम के ये क्या थे? ये सभी जो थे एक अधिकारी थे। ठीक है ना? और रज्जुक जो थे, आप मान के चलिए कि रज्जुक जो थे, आज का जो डीएम का पोस्ट है ना, डीएम का पोस्ट, वो जो था इसके पास था, रज्जू के पास। रज्जू का कार्य क्या था? सबसे पहले तो इन लोग का काम था राजस्व वसूलना। ठीक है ना? और राजस्व के साथ साथ इनका जो काम था, न्याय का भी काम था। ये लोग न्याय का कार्य भी देखते थे। आज के समझ लीजिए कि मजिस्ट्रेट जो डीएम है हमारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके लेवल का ये लोग हुआ करते थे। ठीक है ना? ये जो था राजस्व और न्याय दोनों को देखते थे। अगला प्रश्न पे आए, सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह, सार्थवाह क्या दलालों को कहा जाता था मौर्य शासन में, या महाजनों को कहा जाता था, या तीर्थ यात्रियों को कहा जाता था, या व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था? तो सार्थवाह जो है किसे कहते थे मौर्य काल में? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा व्यापारियों का काफिला। तो व्यापारियों के काफिले को हम लोग बोलते हैं क्या? सार्थवाह। याद रहेगा? आइए थोड़ा हम और आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं थोड़ा। हाँ, एक जो है यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है सार्थवाह में। ठीक है ना? यह जो सार्थवाह जो है काफिला, ठीक है ना, मौर्य काल में व्यापारी काफिलों कारवाओं को कहा जाता था सार्थवाह। ठीक है ना? और ये जो है कहाँ से प्राप्त होता है ये सारी चीजें? तो सार्थवाह जो है कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र उसने पुस्तक लिखी है,
जो शासन की नीतियों पर आधारित है, इसी पुस्तक में जो है सातवाह का पता चलता है, सातवाह का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? कौन सा अधिकारी जो है मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? इसका मतलब है कि मौर्य प्रशासन में उसका कोई योगदान नहीं था। क्या वो अग्रहारिक थे, जो इस मौर्य प्रशासन का भाग नहीं थे, या प्रादेशिक थे, या युक्त थे, या रजुक थे? इसमें से कौन थे जो मौर्य प्रशासन के भाग नहीं थे? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है अग्रहारिक। अग्रहारिक जो थे ये मौर्य मौर्य प्रशासन का कोई ये भाग नहीं थे। इनके भाग थे युक्त। इनके कौन भागे थे? युक्त थे, राजुक थे और प्रादेशिक थे। आइए थोड़ा युक्त के बारे में समझते हैं। युक्त क्या थे? युक्त जो थे, ठीक है ना, ये जिले का अधिकारी हुआ करते थे। क्या? युक्त जो थे वह जिले का अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है। और इसके साथ साथ इनका काम जो था सिर्फ राजस्व को वसूलना। ठीक है ना, इनका कार्य क्या था? राजस्व वसूलना। इसके साथ ही साथ, ठीक है, अगर इसके साथ साथ अगर राजस्व की बात की जाए, ठीक है ना, तो इसमें जो राजुक थे, जैसे कि मैंने बताया रज्जुक राजुक, ठीक है ना, तो राजुक ये पहले केवल राजस्व का ही देखते थे। शुरू शुरू में क्या देखते थे? ये शुरू शुरू में राजस्व का कार्य देखते थे, टैक्स वसूलते थे। उसके बाद ये लोग, ठीक है ना, न्यायालय का क्षेत्र भी देखने लगे। जो न्यायालय का क्षेत्र था वो भी इसे देखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद से होता है प्रादेशिक। ठीक है ना, तो जो प्रादेशिक था यह एक बहुत बड़े क्षेत्र का, जिसे बोल सकते हैं प्रमंडल जो होता है ना आज का, तो यह प्रमंडल मंडल का, ठीक है ना, यह मंडल का क्या था? यह सबसे प्रधान अधिकारी हुआ करते थे। मंडल का प्रधान अधिकारी, जैसे प्रमंडल है, तिरहुत प्रमंडल हम लोग का, तो इसका ये प्रधान अधिकारी हुआ करते थे। और इन लोगों को जो है न्यायालय का कार्य भी, अपने कार्यों के अलावा न्यायालय का कार्य भी ये लोग देखते थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण किया था किसने? क्या हर्षवर्धन ने किया था, क्या गौतम बुद्ध ने, क्या अशोक ने, और क्या कनिष्क ने? इसमें से किसने जो है सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो इसका जो है सही आंसर होगा, तो वो होगा अशोक। अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। सारनाथ स्तंभ का जो शीर्ष है, जो ये ऊपरा हिस्सा है, ठीक है ना, इस पे जो है सिंह का बना हुआ है। क्या? सिंह की आकृति बनी हुई है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया। इसके स्तंभ के शीर्ष पे क्या है? सिंह की आकृति बनी हुई है। और इस सिंह की आकृति जो है किसका प्रतीक है? ये जो प्रतीक है किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है शक्ति का। ठीक है ना, सिंह किसका प्रतीक है? उसमें शक्ति का प्रतीक है। और जो है इस इस जो है प्रतिकृति में भारत सरकार ने ही इसी से ही अपना प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया था। इसी सारनाथ स्तंभ से भारत सरकार ने इसे जो क्या लिया लिया हुआ है। अब जो बात आता है कि जितना भी मौर्य काल का स्तंभ बना हुआ है, ठीक है ना, अगर एक प्रश्न पूछे कि बताइए कि मौर्य काल का जो स्तंभ बना है, मौर्य काल का स्तंभ जो बना हुआ है वह किस चीज का बना है? किस प्रकार के पत्थरों का बना हुआ है? बताएंगे कि किस प्रकार के पत्थरों से ये बना हुआ है? ठीक है ना, तो ये जो बना हुआ है, ये जो बना, अच्छा, विक्की कुमार चुनार।
ठीक है ना। तो ठीक है, चुनार से ये बना हुआ है, ये जो है चुनार बलुआ पत्थर से बना हुआ है। किस चीज से? चुनार बलुआ पत्थर। तो जितना भी मौर्य युग का जो भी स्तंभ है वो सभी चुनार बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ स्तूप किसे माना जाता है? क्या अमरावती है, या सांची है, या भरहुत है, या सारनाथ है? इन इसमें से कौन सा जो है सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? कौन सा सर्वश्रेष्ठ स्तूप इसमें माना जाता है? इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप कौन माना जाता है? ठीक है, तो इसका जो सर्वश्रेष्ठ स्तूप है, ठीक है, एक कमेंट आया है विक्की कुमार सी, ठीक है, सी ही आंसर होगा। तो इसका जो है किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, तो उसको मानते हैं हम लोग सांची को। ठीक है ना। और ये जो है सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। और वहीं अगर हम लोग बात करें भरहुत का भी, तो ये भरहुत भी मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और ये जो है भरहुत मध्य प्रदेश के एक जिला है जिसका नाम है सतना, यहाँ पे पड़ता है। ठीक है। और जहाँ अमरावती के बाद है तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना। क्या है? आंध्र प्रदेश का। किस जिला में पड़ता है? गुंटूर। इसी गुंटूर जिले में जो है आ, आपका इसका क्या बोलते हैं कि लाल मिर्च का यहाँ पे खेती अच्छी होती है। इसी गुंटूर में जो है तंबाकू की खेती भी अच्छी होती है। ठीक है। और सारनाथ को, और यहाँ पे जो है सारनाथ, सारनाथ का एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे एक स्तूप है। उस स्तूप का जो नाम है वह स्तूप है धमेख स्तूप। समझ गए? तो ये धमेख स्तूप यहाँ पे है। ठीक है ना। ये जो धमेख स्तूप है यह गुप्त काल में बना हुआ था। क्या? गुप्त काल का बना हुआ है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप है। अगला प्रश्न पे आ जाए। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का जो स्तूप है किस शासक ने बनवाया था? क्या बिंबिसार था, हर्षवर्धन था, अशोक था, या क्या पुष्यमित्र था? किसने जो है सांची का स्तूप बनवाया? तो इसका जो सही आंसर होगा अशोक। अशोक ने ही सांची का स्तूप बनवाया था। ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सांची स्तूप किसने बनवाया था? ठीक है ना। तो इसका भी आंसर होगा अशोक। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? सांची का पुराना नाम पूछ रहा है कि सांची का पुराना नाम क्या था? क्या काकड़ाम था, या वेत्रवली था, या बेसनगरी था, या दसपुर था? अभी बताएं कि सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। कहाँ है? रायसेन जिला में। तो वैसे में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका जो सही नाम है वह है काकड़ाम। क्या है? काकड़ाम। याद रहेगा। यहीं पे जो है पर्वत के ऊपर, यहीं पे इसी काकड़ाम में, ठीक है ना, पर्वत के ऊपर जो है, ठीक है ना, कई सारे स्तूप का निर्माण देखा जा सकता है। ठीक है। कई सारे स्तूप का यहाँ पे, ठीक है ना, स्तूपों का निर्माण यहाँ पे देखा जा सकता है। कहाँ? तो पहाड़ों के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है? अशोक का जो शिलालेख है उन शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अशोक का जो भाषा है, क्या संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, या हिंदी है? ठीक है। इसमें से कौन होगा?
इसका जो सही आंसर क्या होगा उसको बताना है। तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त जो भाषा है वह है प्राकृत। कौन सी भाषा है? प्राकृत। विक्की कुमार बी, जी आपका सही है, बी ही होगा, प्राकृत है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसकी जो अशोक के जो अभिलेख थे वह अभिलेख क्या लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। लेकिन पूछ देता है कि कभी इसका लिपि क्या है, तो इसका लिपि जो है, ठीक है ना, इसकी जो लिपि है वह ब्राह्मणी लिपि है। क्या है? ब्राह्मणी लिपि है। इस लिपि में लिखा गया है और प्राकृत भाषा है उसका। इसका जो है अशोक का दो अभिलेख ऐसा भी है, दो अभिलेख ऐसा भी है जिसमें से एक है शहबाज गढ़ी, शहबाज गढ़ी, और दूसरा जो है मान सेहरा। क्या? मान सेहरा। यही दो में इसकी लिपि ब्राह्मणी नहीं है। इन लिपियों में जो है खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है, खरोष्ठी लिपि में इसको लिखा गया है। ठीक है, ये याद रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? और खरोष्ठी लिपि में है। कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में है। क्या? कालसी, कालसी, शहबाजगढ़ी, गिरनार और मेरठ। अभी अभी हमने बताया कि शहबाजगढ़ी, ठीक है ना, क्या? शहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो है ये दोनों खरोष्ठी लिपि में है। मानसेहरा और शहबाजगढ़ी खरोष्ठी लिपि में है, ठीक है ना। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थरों पर अभी तक जितना भी शिलालेख पाया गया है उनमें सबसे जो प्राचीनतम शिलालेख है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ठीक है ना। तो जब भी भाषा आएगा वो भी अशोक के काल में, मौर्य कालों में, तो सभी उस समय प्राकृत भाषा थे। आगे ये ब्राह्मणी लिपि का ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्तीर्ण अक्षरों से किया गया? ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्तीर्ण अक्षरों में किया गया? क्या पत्थर की पट्टियों पर किया गया था पहली बार, कि स्तंभों पर किया गया था, या मोहरों पर किया गया था, या सिक्कों पर किया गया था? ठीक है ना। ब्राह्मणी लिपि में पहली बार जो है अगर कुछ छपाई होता है तो किस में होता है? पत्थर की पट्टियों पर होता है, या मोहरों पर होता है, या स्तंभों पर, या सिक्कों पर, किस पे होता है? ठीक है, तो इसका जो प्रथम बार होता है वो होता है पत्थर की पट्टियों पर। सबसे पहले उद्वाचन जो होता है ब्राह्मणी लिपि का वो पत्थर की पट्टियों पर होता है, ठीक है ना। और जो है ये जो सारे चीज पढ़ने का जो काम करते हैं, एक जो है यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, जेम्स, ठीक है ना, जेम्स प्रिंसेप एक थे। जेम्स प्रिंसेप एक विद्वान थे। इन्होंने ही जो है ब्राह्मणी लिपि को पहली बार पढ़ा था। इसका मतलब है कि ब्राह्मणी लिपि में जो अशोक समकालीन जो स्तंभ थे, तो ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने के लिए सबसे पहला श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? अभी अभी उन्होंने बताया कि अशोक के जितने भी शिलालेख थे ब्राह्मणी लिपि वाले, उसको सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रथम यहाँ पे प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, हर्ष के द्वारा, या समुद्रगुप्त के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर होगा बताएंगे आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए। ए मिश्र मतलब क्या होता है कि यहाँ पे, ठीक है ना, और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था सी नंबर, ठीक है ना, इसका जो सही आंसर होगा सी। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाला जो पहला शासक था वह चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है ना।
इसका जो राज्य का विस्तार था वो ब्रिटिश जो साम्राज्य थे उससे भी इसका काफी बड़ा था। ये लगभग लगभग पूरे भारत की बात करें तो इस पे अपना शासन स्थापित करने में सफल रहा था। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई। भारत में पहले साम्राज्य की जो स्थापना है किस शासक के द्वारा की गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य होगा, कनिष्क होगा, या अशोक, या चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। तो भारत में सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ही थे पहले जिन्होंने पहली बार, ठीक है ना, पहले साम्राज्य की स्थापना किए हुए थे। इसने निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? इसमें से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? ठीक है ना, इसमें पुराना राजवंश कौन सा है? ठीक है, पुराना राजवंश कौन सा है? क्या गुप्त राजवंश है, वर्धन राजवंश है, मौर्य राजवंश है, या कुषाण राजवंश है? इसमें से कौन सा सबसे पुराना है? तो इसमें जो सही आंसर है वो है मौर्य राजवंश। सबसे पुराना जो राजवंश है वो कौन सा है? मौर्य है। अगर हम इसके काल की बात करें कि भाई मौर्य है, तो इसका जो समय था मौर्य वंश का समय क्या था? 321 ईसा पूर्व से लेके 184 ईसा पूर्व तक का काल था इसका। अब इसमें जो है इसके काल में, ठीक है ना, इसकी जो स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आता है? 1 नंबर पे मौर्य आता है। 2 नंबर में जो है मौर्य के बाद कुषाण आते हैं। कुषाण के बाद 3 नंबर में गुप्त आते हैं, और 4 नंबर में जो है वर्धन वंश आते हैं। क्या आते हैं? वर्धन वंश ये आते हैं। अब अगर बात की जाए कि गुप्त वंश का कब से कब काल था, तो इसका काल था 275 से 550 ईस्वी तक। ये ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व मतलब अगर जीरो मान लिया जाए, मतलब जीरो बराबर मान लिया जाए जब ईसा मसीह की जन्म हुई थी, तो ईसा मसीह के जन्म से ये 321 से लेके 184 साल पहले के ये राजवंश थे। और जो गुप्त था वो 275 से 550 ईसा पूर्व का था। तो मौर्यों के बाद कुषाण आए, कुषाण के बाद यहाँ गुप्त आए, फिर वर्धन आए, ये सारे लोग हो गए। अगला जो हम प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है क्या? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है क्या? भाष्य है, क्या विशाखदत्त है, क्या शूद्रक है, क्या अश्वघोष है? इसमें से क्या है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा विशाखदत्त। क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विशाखदत्त। ठीक है ना, सही आंसर क्या होगा? विशाखदत्त। अब इसमें जो है विशाखदत्त ने क्या लिखा था? तो विशाखदत्त ने लिखा था मुद्रा, ठीक है ना, क्या लिखा था? मुद्रा राक्षस। तो इसकी रचना इन्होंने की थी, मुद्रा राक्षस की रचना, और इसी में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत विस्तृत से सूचना हमको लोग को मिल जाता है। ठीक है ना, और इसी ग्रंथ में जो है, इसी ग्रंथ में मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त को क्या? चंद्रगुप्त को कहा गया है, ठीक है ना, नंद, इसको इसको ठीक है ना, इसको कहा गया है नंदराज, ठीक है ना, नंदराज पुत्र इनको कहा गया है। ठीक है ना, यानी नंदराज का पुत्र माना गया है। और मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त को, ठीक है ना, मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त को 2 चीज और कहा गया है। उसमें से एक है वृषल। क्या है? वृषल। और दूसरी जो चीज है कुलहीन। क्या? कुलहीन। इसी बुक में मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंदराज का पुत्र है। और समुद्रगुप्त में ही मुद्रा राक्षस में ही कहा गया है कि
चंद्रगुप्त वृषल है, कुलहीन है। अगला प्रश्न आते हैं, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोट्स कहा गया है? किसे सैंड्रोकोट्स कहा गया है? यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोट्स कहा गया है? किसे सैंड्रोकोट्स कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोट्स कहा गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही सैंड्रोकोट्स कहा गया है। ठीक है ना, और ये सैंड्रोकोट्स का जो है पहचान करने वालों में कौन थे? तो विलियम जो है, इनका नाम था विलियम जोन्स। ठीक है ना, तो विलियम जोन्स थे जिन्होंने ये पहचान किया था कि मौर्य शासक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य ही सैंड्रोकोट्स हैं। ये विलियम जोन्स ने सबसे पहले कहा था। ठीक है ना, और इनको जो है सैंड्रोकोट्स भी कहा गया है, और इन्हीं को, ठीक है ना, इन्हीं को एक और नाम से इनको बताया गया है, एंड्रोकोट्स। तो इन्हें दो नाम से यहाँ मिल गया अभी अभी, सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। तो सैंड्रोकोट्स विलियम जोन्स ने कहा था, पहचान इसकी किसने की थी? विलियम जोन्स ने। लेकिन एंड्रोकोट्स जो है, यह नाम जो है किसने कहा था? किसने इसकी पहचान किया था? तो उसमें से एक थे एरियन। कौन थे? एक एरियन थे, और दूसरा का नाम था, ठीक है ना, दूसरा का नाम था प्लूटार्क। तो ये दोनों लोग मिलकर इनको एंड्रोकोट्स के रूप में पहचान करते हैं, और विलियम जोन्स जो है इन्हें सैंड्रोकोट्स के रूप में पहचान करते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चले। सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? अभी हमारा जो है प्रश्न था, ये जो प्रश्न पूछा था 48वां से 52वां बीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया था कि सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो अभी हमने बात किया कि विलियम जोन्स। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। अभी जितने भी नए हैं मेरे दोस्त, तो आप लोग कृपया इसको लाइक कर दें। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है कि सैंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। ठीक है, अगला प्रश्न पे है, निम्न में से किसने सैंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की मिलन हुई थी, भेंट हुआ था, तो इसके संदर्भ में किसने इसका उल्लेख किया है? क्या वह प्लिनी थे, जस्टिन थे, स्ट्रैबो थे, और मेगास्थनीज? इसमें से कौन थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स और सिकंदर महान के भेंट की उल्लेख किया है? यह प्रश्न जो है यूपी लोअर सब डिवीज़न वाले किसी एग्जाम में 2008 में पूछा गया था। ठीक है, तो रत्नेश ऑनलाइन हो? चलो बहुत बढ़िया, इसका आंसर दो, क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा जस्टिन। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा? जस्टिन ने ही सैंड्रोकोट्स, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, और सिकंदर महान के भेंट के ऊपर जो है इसका उल्लेख किया गया था। आगे आते हैं प्रश्न पे। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, बहुत इजी क्वेश्चन है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो सबको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। बहुत छोटा सा प्रश्न है। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ठीक है ना, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाते थे? यूपीपीसीएस प्री 2006 में पूछा गया था। तो सब लोग इसको जानते होंगे कि इनको विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, और याद रखेंगे कि ये जो चाणक्य नाम है, एक ऋषि हुआ करते थे। ठीक है ना, एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था ऋषि चणक। तो ऋषि चणक के पुत्र का नाम भी जो है चाणक्य रखा गया था, चाणक्य। ठीक है, याद रहेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ठीक है, विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? और कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है मेरे दोस्तों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है आप लोग देखेंगे तो आर्थिक संबंध पे है, बिल्कुल नहीं विदेशी संबंध पे है। आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसकी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। इसका आंसर जो है ई है। अब क्यों ई है आप लोग थोड़ा इसको समझेंगे कि चाणक्य जो है, कौटिल्य जो है, मौर्य काल में अपनी अर्थशास्त्र जो है एक पुस्तक को लिखता है। ठीक है ना। तो इसमें जो है राष्ट्र के क्या है, मंडल का सिद्धांत है। क्या है? मंडल का सिद्धांत है। मंडल का इसमें सिद्धांत दिया हुआ है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। क्या? विदेश नीति की व्याख्या भी करता है। और इसके अलावा अलावा जो है, जो यहाँ पे याद रखेंगे, सप्तांग सिद्धांत। क्या? सप्तांग सिद्धांत का भी यहाँ पे वर्णन वर्णन जो होता है हो रहा है। तो इसमें सप्तांग सिद्धांत में क्या है? राजा, उसके बाद अमात्य, उसके बाद जनपद, उसके बाद दुर्ग, उसके बाद कोस, फिर दंड, और उसके बाद मित्र। इन्हीं पर आधारित जो है सप्तांग का सिद्धांत है। अगला प्रश्न, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है, आत्मकथा है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, या शासनों का सिद्धांत है? क्या है? तो ये जो है इसका आंसर कौटिल्य का अर्थशास्त्र, हमने कई बार चर्चा किया कि यह शासन का सिद्धांत है। क्या है? शासन का सिद्धांत है। ठीक है, आइए इसके बाद से थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा जो है सही सही सुमेलित है? कौन कौन सा है इसमें जो सही से मिलान किया हुआ है, बाकी सब जो है उल्टा पुल्टा है, गलत है। ठीक है, तो इसको हम लोग को, इसे आप लोग को बताना है। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, मतलब सही सही ढंग से मिलान किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें है लोथल के सामने एंशियंट डॉकयार्ड, जो प्राचीन बंदरगाह बोल सकते हैं, एकदम ये जो है सही सुमेलित है। क्या है? सही सुमेलित। एंशियंट डॉकयार्ड बिल्कुल। सारनाथ जो है फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, एकदम बिल्कुल, प्रथम उपदेश यहीं पे दिया था सारनाथ में। ठीक है, राजगिरी लोयन कैपिटल ऑफ अशोक, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। नालंदा जो है बुद्ध धर्म बौद्ध धर्म से एक क्या था, एक बहुत बड़ा ग्रेट जो उसको बोल सकते हैं एक संस्था था यहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय। तो बचा इसमें राजगिरी, तो राजगिरी ही, ठीक है ना, राजगिरी ही क्या है, गलत है। राजगिरी ही क्या है, गलत है। लोथल तो एंशियंट डॉकयार्ड है, बिल्कुल सही है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, एकदम बिल्कुल सही है। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये भी सही है। राजगीर जो है ये लर्न कैपिटल ऑफ अशोक, गलत है। ठीक है ना। लोय तो यहाँ पे जो है राजगीर ना होके यहाँ पे होगा, ये भी होगा सारनाथ। ठीक है ना, क्या होगा, सारनाथ। तो सारनाथ यहाँ पे होगा कि सारनाथ जो है लोयन कैपिटल ऑफ अशोक, अशोक का क्या था, ये लोयन कैपिटल था। तो इसका जो सही है कौन, एक दो और चार, तो यहाँ पे हो जाएगा एक दो और चार सी। मौर्य काल मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? ठीक है ना, मौर्य काल मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुआ है, इसको बताना है। ठीक है ना, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र
और यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये जो स्थान है इसमें सही होगा परखम। क्या होगा? परखम। तो परखम जो है ये क्या है? तो परखम के बारे में कहा जाता है, ठीक है, कि यह जो है मथुरा कला से, मथुरा की मूर्ति कला जो है ना, मथुरा की मूर्ति कला से ये संबंध रखता है। मूर्ति कला, ठीक है ना, मूर्ति कला से इसका संबंध है। और ये संबंध इस प्रकार है कि जब मथुरा में मूर्ति कला का उद्भव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, तो यहाँ की लोक कला के माध्यम से ही ये सब चीज़ हुआ था। यहाँ की लोकल कलाएं थी यहाँ पे, तो लोक कला से ही ये सभी चीज़ें होती है। और यक्ष की जो पूजा उस समय तत्कालीन लोक का जो धर्म था वो उन लोगों का सभी एक जो है बोल सकते हैं कि एक अभिन्न हिस्सा था, ठीक है ना। और यहीं से जो है सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण परखम नामक एक ग्राम हुआ करता था। कौन सा हुआ था? ये परखम नाम से एक ग्राम हुआ करता था, ग्राम हुआ करता था। यहीं पे, यहीं से क्या हुआ? इस मणिभद्र यक्ष की मूर्ति मिली है और यहीं पे बनाया गया था, जिसका संबंध जो है मौर्य काल से है। और मथुरा से प्राप्त यह यक्ष प्रतिमा जो है भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से भी जाना जाता है, फेमस है, ठीक है। बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में इनमें से कौन सा एक सही है? बराबर की गुफाओं, ठीक है ना, बराबर की पहाड़ी की गुफाओं के विषय में इनमें से कौन सा एक सही है वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है ना, क्या इसका जो सही आंसर है इसमें से आप बताएंगे, ठीक है। क्या बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, ठीक है ना। तो बराबर की गुफा इसमें, ठीक है ना, तो इसमें पूछ रहा है कि अच्छा इसमें से एक चीज देखेंगे कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो बराबर की पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, बिल्कुल 4 गुफाएं हैं। बराबर की पहाड़ी पर कितनी गुफाएं हैं? 4। और जो नागार्जुन की पहाड़ी है, ठीक है ना, याद रखेंगे, जो नागार्जुन की पहाड़ी है, इस नागार्जुन की पहाड़ी पर 3 गुफाएं हैं। कितनी हैं? 3 गुफाएं हैं। और बराबर नामक पहाड़ी पर कितनी है? 4 गुफाएं हैं, ठीक है ना। उसके बाद से पूछ रहा है कि 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है। बराबर पहाड़ी की 3 गुफाओं में, ठीक है ना, कितनी बराबर में है? 4 है। कितनी है? 4 है। इनमें से कह रहा है कि 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है, बिल्कुल है, ये भी सही है, ठीक है ना, ये भी सही है, ये भी सही है। कह रहा है कि ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करती है, करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ये भी सही है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। ये बताना है क्या ये 6ठी शताब्दी के हैं? तो ये 6ठी शताब्दी के बिल्कुल नहीं है, ये जो है 3री शताब्दी के हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। तो इसका मतलब जो है डी यहाँ पे गलत है, इसलिए यही सही आंसर है कि इसमें से कौन सा गलत है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? माने किसी दूसरे का बनाया कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? ठीक है, कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का भी अभिलेख उसमें पाया गया है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब रुद्रदामन का बात आएगा तो बिल्कुल रुद्रदामन को टिक मार लीजिएगा। तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है, जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? जूनागढ़ गुजरात में है। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। तो अशोक का जो अभिलेख है, तो इसमें महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पर भी जो है इसका अभिलेख पाया जाता है, अशोक का। और रुद्रदामन जो है पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा हुआ करता था। रुद्रदामन क्या था? एक शकों का राजा था। शक शासक जो थे ना, तो शक शासकों का एक ये राजा हुआ करता था। और जो गुजरात का जो जूनागढ़ है, ठीक है ना,
से यहाँ से इसका अभिलेख मिलता है अशोक का। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त का भी और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो वही है, जहां आएगा रुद्रदामन वहां पे आप लोग मार लेना। आगे, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह कौन था? ठीक है ना, किसने जो है झील का निर्माण करवाया था? जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था वह कौन था? कौन था जिसने इसका निर्माण कराया हुआ था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है रुद्रदामन। रुद्रदामन ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, ईसवी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में इनमें से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? ठीक है ना, तो यहाँ पे एक तो रुद्रदामन हो गया, एक कौन हो गया? रुद्रदामन हो गया, जो कि जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान देता है। उसके बाद से दूसरा इसमें से आप बताएंगे कि कौन है? दूसरा इसमें से कौन होगा आप इसमें थोड़ा बताएंगे। ठीक है, तो रुद्रदामन ने भी क्या किया था? अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, ठीक है ना, यहाँ पे एक गिरनार क्षेत्र, ठीक है ना, तो यहाँ पे गिरनार क्षेत्र में जल प्रबंधन की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। ठीक है ना, कौन सा था? तो रुद्रदामन को छोड़िए, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक यहाँ पे थे। ठीक है ना, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक थे। याद रखेंगे, इसका आंसर होगा बी। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो है जल संसाधनों की तरफ ध्यान देते हुए, उसके संरक्षण की तरफ ध्यान देते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सुदर्शन झील को खुदवाया था। ठीक है ना, जो सुदर्शन झील था, सुदर्शन झील, इसको खुदवाया कौन है? कौन खुदवाया? खुदवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको खुदवाया था। ठीक है, और उसके बाद से जो है अशोक ने, ठीक है, इसी से नहरें निकलवाया था तीसरी शताब्दी में। इसी से क्या किया था? नहर को निकलवाया था तीसरी शताब्दी में। और इसके बाद से जो है शक का जो राजा था रुद्रदामन, ठीक है ना, रुद्रदामन ने ही इसकी क्या कराई थी कि मरम्मत करवाई थी। ये प्रश्न पूछता है, ठीक है ना, कि सुदर्शन झील की मरम्मत, ठीक है ना, किसने करवाई थी? तो रुद्रदामन में। ये प्रश्न कितने बार पूछा भी गया है कि सुदर्शन झील को बनवाया था, खुदवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसकी मरम्मत करवाया था रुद्रदामन ने, और जो इसमें अशोक था, ठीक है ना, अशोक, ठीक है, तो अशोक ने यहाँ से क्या किया था कि नहरें निकलवा के, नहर जो है यहाँ से निकलवाया हुआ था। याद रहेगा। आगे प्रश्न पे, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या, उसके यहाँ पे बताना है, ठीक है ना, कि कौन कौन से इसमें से कथन सही है, कौन कौन से कथन इसमें से सही है, इस चीज को बताना है। क्या अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी? बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है कि पुष्यमित्र ने ही, ठीक है, पुष्यमित्र ने ही इसका क्या किया था कि हत्या करवा के शुंग वंश का न्यों डाला था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शुंग वंश आता है, तो उसका जो अंतिम शासक बृहद्रथ था उसकी हत्या करवाई थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मणमती मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी, और उसने राज सिंहासन हथिया लिया था। ये भी सही है, ये भी क्या है? सही है। ठीक है ना, मौर्य के वंश के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उसकी हत्या करके उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश का न्यों डालता है, और फिर शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति का जो है हत्या करके,
ठीक है ना। वासुदेव जो है कण्व वंश के जो है यहाँ पे राज सिंहासन हथिया लेता है। ठीक है। और उसके बाद से कह रहा है कि आंध्र में कण्व शासक के अंतिम शासक को पद वंचित किया गया था। ये भी सही है। तो तीनों इसका सही होगा। तो हम देखेंगे पहले यहाँ पे मौर्य वंश आया। मौर्य के बाद कौन आया? शुंग वंश। शुंग के बाद कौन आया? कण्व वंश। ठीक है। तो इन तीनों का क्रम को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना। इसका अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक जो था, इसका अंतिम शासक जो था कौन था? ठीक है ना, सामने लिखा हुआ है बृहद्रथ। ठीक है ना, कौन? बृहद्रथ। शुंग वंश का कौन सा है? देवभूति। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन है? चलिए, कौन है? वासुदेव। आइए आगे। अंतिम मौर्य सम्राट था कौन? अंतिम मौर्य, अभी अभी हम लोगों ने पढ़े यहाँ पे बृहद्रथ के बारे में। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त, ठीक है ना, प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई? ठीक है। तो प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ था जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी है? ठीक है ना, विवाह विच्छेद की अनुमति इसमें दिया गया है। कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा अर्थशास्त्र। इसका सही आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र। प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र में ही ये लिखा गया है, कहा गया है कि पति द्वारा अगर कोई पत्नी को छोड़ दिया जाता है तो उसे विवाह विच्छेद की अनुमति दी जा सकती है। ठीक है। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। ठीक है ना। तो इससे पता चलता है क्या कि मौर्य काल में क्या था? मौर्य काल में था तलाक व्यवस्था। तलाक व्यवस्था थी, तलाक की प्रथा थी। ठीक है ना, इससे पता चलता है। और यहाँ पे ये भी है कि पति के बहुत समय तक विदेश में रहने पर या उसके किसी भी शरीर में अगर कुछ हो जाता है, दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती है। ठीक है ना, पत्नी उसका त्याग कर सकती है। और इसी प्रकार पत्नी के भी गलत संगत होने पर, ठीक है, या वो बच्चे अगर पैदा न कर सके तो ऐसी दशा में पति भी उसका त्याग कर सकने का जो होता है छूट होता है उसमें। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो इसका होगा डी। उसके बाद गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात जो है किसने किया था? क्या कुषाणों ने किया, क्या आर्यों ने किया, क्या द्रविड़ों ने किया, या मौर्यों ने इसका किया? क्या होगा? गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात जो है किसने किया? ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है ना। तो यहाँ समझ रहे हैं कि गांवों के शासन व्यवस्था को स्वायत्तशासी बनाने का मतलब क्या है? स्वायत्तशासी बनाने का मतलब है कि पंचायती राज व्यवस्था किसके शासन काल में आया। तो आप ये पता होना चाहिए कि द्रविड़ों के शासन काल में, द्रविड़ मतलब जो दक्षिण भारत के लोग हुआ करते थे, जैसे कि चोलों ने ही क्या लिया था? चोलों ने ही सबसे पहले जो है
गांवों में पंचायती राज व्यवस्था का जो है व्यवस्था किए थे प्राचीन भारत में, और यहीं से फिर शुरू होता है। ठीक है, यहीं से पंचायती राज व्यवस्था का जो है सूत्रपात होता है, और आगे चल के जब देश आज़ाद होता है तो पंचायती राज व्यवस्था जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ये सब शुरू किया जाता है। ठीक है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों या ठीक है ना, इसमें से बताएं कि निम्न से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है, किसमें पुनर्विवाह वर्जित है, इसमें से कौन सा आंसर होगा। ठीक है ना, जातक में कि मनुस्मृति में या याज्ञवल्क्य में या अर्थशास्त्र में, इसमें से किसमें जो है पुनर्विवाह वर्जित है। पुनर्विवाह वर्जित करने का मतलब होता है कि दोबारा शादी जो है आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मनुस्मृति। मनुस्मृति में ही ये जो है पुनर्विवाह का विरोध किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो मनुस्मृति को अगर पढ़ा जाएगा तो मनुस्मृति में एक खंड है जो कि बोला जाता है 38वां खंड। क्या? 38वां खंड इसको माना जाता है। इसी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो जिसकी पत्नी मर गई हो, ठीक है ना, ठीक है, वह पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन अगर विधवा जिसका पति मर गया हो वह पुनर्विवाह की अनुमति उसमें नहीं देता है। यानी पत्नी के डेथ पे पति शादी कर सकता है, लेकिन पति के डेथ पर पत्नी शादी नहीं करेगी। यही जो है पुनर्विवाह वर्जित है, किसमें? मनुस्मृति में। किस खंड में है? जो है 38वां खंड में। किसमें है? 38वां खंड में। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा, ठीक है ना, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? क्षत्रियों का, वैश्यों का, व्रात्य क्षत्रियों का या शूद्रों का? ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो है सही आंसर होगा व्रात्य क्षत्रियों। क्या होगा? व्रात्य क्षत्रियों। ठीक है, इसका मतलब जो है विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा जो है व्रात्य क्षत्रियों का सामाजिक स्तर दिया गया था। यानी कोई भी विदेशी है तो उसको इसी में रहना है। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आप सभी लोगों ने वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए अब दीजिए इजाज़त आप लोग। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी